ठीक है बेटा. So yesterday we have done two topics. One was line charge density, the regarding है ना, and another one was surface charge density. और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने किया था वो था कि अगर हमारे पास जो दो प्लेट्स हैं, एक में दोनों में लाइक चार्जेस या डिसलाइक चार्जेस होंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. कल से हम जो भी करते आ रहे हैं, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूं, कल से हम जो भी करते आ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं. ये आपको याद रखना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है यूजिंग कूलम्ब्स लॉ और एक होता है यूजिंग गॉस थ्योरम. राइट. अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ वाले लगेगा, और अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए गॉस थ्योरम को यूज़ करोगे. राइट. कल हमने गॉस थ्योरम की दो कंडीशंस की थी, एक जब स्ट्रेट वायर होगी उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं, एक हमने किया था जब हमारे पास शीट है, राइट, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं. राइट. आज हम उससे नेक्स्ट करेंगे, वो है अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर हो और उस पर भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हों. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आज वाला जो टॉपिक करेंगे, ये टॉपिक हम आगे जाके एक टॉपिक करेंगे पोटेंशियल, उसमें भी ये रिपीट करेंगे. आई थिंक आपने स्कूल्स में किया होगा पोटेंशियल वाला. ठीक है. तो पहले हम ये आज ये स्टार्ट करते हैं. सो जस्ट राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to a charged hollow sphere. ये करना है हमें. पेज नंबर आप देख लो. लास्ट कौन सा पेज नंबर? हाँ, 20. ओके. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर. राइट. अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ ना, कल जो हमने प्लेट वाला किया था वो इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली क्योंकि वो कैपेसिटर का बेसिक्स है, और ये तीनों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का है क्योंकि इसमें से काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं. राइट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने कल किया था एग्जैक्टली वैसे ही स्टार्ट करेंगे. तो हमारे पास मान लीजिए वी आर हैविंग दिस हॉलो स्फीयर. अब हॉलो स्फीयर है तो जो चार्जेस होंगे वो उसके सिर्फ सरफेस के ऊपर ही होंगे, ऐसे. राइट. और अगर चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. राइट. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा. इसमें हम तीन कंडीशंस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, इसको बोल देते हैं हम आउटसाइड, मतलब कोई भी पॉइंट पी बोल देते हैं मान लो फिलहाल, और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, और इसका जो अपना रेडियस है उसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं. राइट. हम करेंगे क्या, हम इस पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस आर है वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, मतलब कि इस सरफेस के ऊपर ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो, अभी आउटसाइड है, अगर सरफेस के अंदर हो. और तीसरा केस करेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पता करनी हो तब कितनी होगी. तो तीन केस आते हैं इसमें, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड. ठीक है. तो पहले हम आउटसाइड वाला केस करने लगे हैं. आउटसाइड वाला ज़्यादा हम यहाँ पे कर लेंगे, और जो सरफेस वाला करेंगे ना वो इजीली आउटसाइड से आंसर आ जाएगा. मैं बताता हूँ कैसे. पहले आउटसाइड वाला करते हैं केस. तो हमने कल जो किया था, हमारा सबसे पहला स्टेप था, अगर आपको याद हो, कि टू सिलेक्ट द गॉसियन सरफेस. कल हमने एक बारी वर्टिकल सिलेंडर किया था, एक बारी हॉरिजॉन्टल सिलेंडर किया था, है ना. आज भी हम गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे. इसमें जो गॉसियन सरफेस सिलेक्ट होगी बनेगी, वो बनेगी स्फीयर, अगेन स्फीयर. ठीक है. तो क्योंकि वो एक इमेजिनरी सरफेस है तो हम इमेजिनरी सरफेस को ऐसे डॉट से शो करेंगे ताकि हमें ये गलती ना लग जाए कि कहीं ये स्फीयर कौन सा स्फीयर है, ये जस्ट एक इमेजिनरी स्फीयर है. तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, कंसिडर ए गॉसियन सरफेस, साथ साथ करते जाओ, कंसिडर
a Gaussian surface at a distance r, at a distance r from center of sphere, और जो स्फीयर है उसका अपना रेडियस r है. The radius of sphere is कैपिटल R. तो हमने यहाँ पे दो R कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल एंड कैपिटल. हाँ जी, हाँ, क्योंकि दैट वाज अ डिफरेंट केस, उसमें शीट थी, और शीट का जो एंगल बनेगा अगर आप स्फीयर लोगे ये वाला, तो एंगल हर बार डिफरेंट डिफरेंट बनेगा. ये एंगल डिफरेंट होगा 90, ये एंगल जो होगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, ऐसे नहीं ऐसे होगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी. तो ये जो एंगल होगा ये 90 नहीं होगा, दैट वुड बी अ डिफरेंट वन. यहाँ से जो एंगल बनेगा वो भी 90 नहीं होगा, और वो इसके इक्वल भी नहीं होगा, वो डिफरेंट एंगल्स बनेंगे. अब देखना क्या होगा. अब हम अगर ये वाला स्फीयर ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे कहीं से भी, नॉर्मल टू द सरफेस, याद है नॉर्मल टू द सरफेस, तो वो हर बार इस गॉसियन सरफेस के साथ सेम एंगल बनाएगा, विच इज 90. दिखाऊं कैसे? चलो हम बनाएंगे नहीं पूरा इसके, क्योंकि अदरवाइज ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ ये ध्यान से देखो. यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी. तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस ये वाली सरफेस के बीच में एंगल देख लो क्या है. हर बार 90 बनेगा. वो क्यों 90 बना? क्योंकि ये ऑलरेडी सफियर था, ये सफियर नहीं था, ये प्लेट थी हमारे पास. तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस हिसाब से नहीं निकलेगी, इसके नॉर्मल निकलेगी. तो नॉर्मल ये होता है, ऐसे जाएगी. तो अगर आप यहाँ से गॉसियन सरफेस लेते हो ऐसे, तो वो गॉसियन सरफेस हर बार अलग अलग एंगल बनाएगा, राइट. इसलिए हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस को सफियर नहीं लिया. 90 डिग्री नहीं बनाएगी, इट विल बी द सिमेट्रिकल वन. हम कोशिश करते हैं कि वो अगर 0 हो तो फिर वो 0 0 0 0 ही हो, अगर 90 हो तो 90 90 90, अगर 45 बने तो 45 45 45 बने. जैसे हमने जब पहले वो सिलेंडर किया था कल ऐसे, याद है? तो यहाँ पे वायर थी, तो यहाँ से यहाँ पे आप अगर आपको याद हो तो 90, सॉरी, इन दोनों के बीच में 90 बन रहा था. लेकिन अगर ये वाला सरफेस देखोगे तो उसके साथ 0 बन रहा था. हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना. तो हमारे लिए ये एक गॉसियन सरफेस थी ये पूरी, बिकॉज इस सभी के साथ यहाँ पे ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके साथ कहीं पे भी आप देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का वेक्टर सेम एंगल बना रहा था. वो 90 नहीं था, वो 0 था. और जब हमने ये किया ऊपर वाला, तो उसके साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 90 बन रहा था. लेकिन सिर्फ यही नहीं बन रहा था, इस पूरे सरफेस पे बन रहा था, कहीं पे भी ले लो. तो हमारे लिए ये एक गॉसियन सरफेस अलग से थी. तो हमारे लिए एक ये थी, एक थी ये थी, और एक ये थी. अगर हमने तीनों को कनेक्ट कर ले तो हमारे पास वो एक सिलेंड्रिकल शेप बन रही है, राइट. तो हमारा फंक्शन, हमारा जो प्रोसेस है वो ये होता है कि गॉसियन सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक सिमेट्रिक एंगल बने, एक सिमिलर सा एंगल बने. वो सिमिलर एंगल 90 हो जाए, 0 हो जाए, दैट्स टोटली ओके. लेकिन अगर इस केस में देखोगे तो इस केस में अगर आप ये वाला गॉसियन सरफेस लेते हो तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है वो हर बार चेंज हो रहा है. इनफैक्ट ये तो मैंने बहुत दूर बनाया, आप यहीं से भी देख लोगे तो ये वाला दोनों के बीच में एंगल भी चेंज होगा, क्योंकि वो कर्व्ड है, ये चीज कर्व्ड है और ये चीज हॉरिजॉन्टल है. तो हॉरिजॉन्टल और कर्व्ड में जैसे जैसे कर्वेचर अपना वो लेता जाएगा वो एंगल चेंज करता जाएगा. इसलिए हम इस पे यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है वो स्फेरिकल नहीं ले सकते. यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो ऐसे निकल रही है, ऐसे ऐसे. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल निकल रही थी, यहाँ पे ऐसे निकल रही है, लाइक दिस. तो अगर आप एक स्फीयर ले लोगे बाहर तो ऑब्वियसली उसके साथ वो 90 ही बनाएगा, मतलब 90 मतलब सिमिलर एंगल बनाएगा. बात ये है मेन, ठीक है. चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. इस पे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, वंस अगेन, क्योंकि ये इतना ज्यादा कह लो कि इतना ज्यादा इसमें
इसका जो आउटकम है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉसियन सरफेस उसने बनाने के बाद उसने एक डेरिवेशन की और उसके बाद उसने उसका एक रिजल्ट निकाला। हमारे लिए वो रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, रेदर देन आप ये बहुत ज्यादा इसमें मतलब सोचो कि गॉसियंस की ऐसा ही क्यों बनाया। ठीक है, क्यूरियोसिटी जरूरी है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा भी दिमाग मत लगाना कि हमें ये जानने के बाद ही हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो हमने ये लिख लिया। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, याद करो कल क्या था, ईडीएस। याद है, लेफ्ट हैंड साइड होती है ई डॉट डी एस और राइट साइड होती थी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले हम ई डॉट डी एस को सॉल्व करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ई डॉट डी एस क्या होगा, ये क्या होगा। तो इसको पहले बताओ, क्या आप इसको कितनी कितने में स्प्लिट करोगे। कल भी हमने स्प्लिट किया था, परसों भी, उसके मतलब दोनों बार हमने स्प्लिट किया था। इसमें आप स्प्लिट करोगे कि नहीं करोगे, वो क्यों नहीं करोगे। नहीं, सरफेस तो एक ही है, हाँ ये भी बात सही है। मेन चीज ये है कि डीएस और ई में कहीं पे भी देख लो एंगल सेम ही बन रहा है 90, तो इसलिए आपको इसको स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। जो हमने कल किया था उसमें ये था कि हाँ, आपने इसे सिलेंडर बनाया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इन दोनों के बीच में एंगल डिफरेंट था, है ना। यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे करने के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी आप देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस, डीएस है कौन, तो इसको डीएस मान लेते हैं। मान लो ये डीएस है, ये छोटा सा पार्ट डीएस है। तो अगर आप ये डीएस है तो डीएस का नॉर्मल कौन होगा, तो वो यहाँ से बाहर होगा डीएस वेक्टर। तो आप कहीं पे भी अगर डीएस मान लोगे, ये डीएस मान लोगे, तो यहाँ से भी आपको डीएस वेक्टर बाहर ही मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको एक काम करते हैं, हम सिर्फ एक ही डीएस बना देते हैं, राइट, ई डॉट डी एस। तो नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या करोगे, बोलो बोलो आप ही बोलो। पहले हमने ई डॉट डी एस लिखा था, फिर हाँ हमने डॉट को हटाया था सबसे पहले। तो डॉट को हटाने का तरीका है कि इसका फॉर्मूला लिख दो, वो होता है ई डी एस कॉस और क्या 90 के जीरो, कॉस 90 के कॉस जीरो, जीरो के 90 जीरो, राइट। क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रही है ऐसे, तो उसी तरफ आपको डीएस मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल आ गया जीरो। तो ये आपके पास बन गया ई डी एस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी और डीएस रह गया, और डीएस की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये सफियर है बेटा, सर्कल की होती है पाई आर स्क्वायर, सफियर की होती है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल नहीं है एक्चुअली, ये ऐसे पीछे भी है आगे भी है, ये पूरा सफियर है। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, एरिया स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, स्मॉल आर आएगा कि कैपिटल आर आएगा। हाँ, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, हम गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस का जो एरिया, क्योंकि हमारे पास डीएस तो भी तो यही लिखा था ना, तो इस डीएस को अगर आप बड़ा कर दोगे तो ये पूरा एरिया बन जाएगा। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਡੀਐਸ ਵੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਏਗਾ। ओके, किसी भी पॉइंट इतना ही होएगा। ओके, सो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर में भी 1। नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो, शाबाश, एक आंसर आ गया। फिर क्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उस और उसमें आपको पता है मेनली हमें क्यू पे फोकस करना होता है। तो सेकंड स्टेप है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो बताओ कितना है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, बोलो। ये एक ऐसी चीज है जो भूलना मतलब बहुत ही
मतलब इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि आप भूलोगे। टोटल चार्ज इनक्लोज का मतलब होता है आपको लैम्डा सिग्मा रो वो डालने हैं। अगर लैम्डा डालोगे तो एल के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगर सिग्मा डालोगे तो ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगर रो डालोगे तो फिर आप वॉल्यूम के साथ किसके साथ करोगे, सिग्मा। क्योंकि ये हॉलो है अंदर से। हॉलो का मतलब समझो, तो जैसे ये चीज है तो सारा जो चार्ज है वो इसके ऊपर है। अगर आप इसको खोल दो तो आपको ये शीट मिल जाएगी। जैसे एक पेपर है आपके पास, आपको पेपर को रोल कर दिया तो वो क्या बन गया, वो एक सफियर बन गया, लेकिन अंदर से तो हॉलो ही है ना। तो अगर आप उसको दोबारा से दोबारा खोल दो तो शीट ही है ना वो, तो इसका शीट वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब इसका एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो हॉलो में हमेशा एरिया वाला फॉर्मूला लगता है। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, बोलो, एरिया। एरिया का फॉर्मूला बोलो, कौन सा आर, हाँ, बड़े वाला। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दिस सरफेस, इस सरफेस के अंदर अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, तो ये यहाँ पे इनक्लोज है ना, तो 4 पाई तो इसका एरिया होगा ना जिसमें चार्ज इनक्लोज है। तो सिग्मा इंटू ये मैं जो, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे आपको पॉज दे के करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गलतियां होती हैं। यहाँ पे कई बार बच्चे स्मॉल आर लिख देते हैं, वहाँ पे कैपिटल आर, या फिर दोनों कैपिटल आर, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है तो चार्ज वाला एरिया लिखना पड़ेगा। तो वो हमारे पास ये स्फीयर का एरिया है विच इज 4 पाई r स्क्वायर। हाँ जी। हम्म, किस कौन सी, नहीं बेटा यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं है, यहाँ पे हवा में तो चार्ज है ही नहीं है। अगर होता फिर ले लेते, है ना। नो डाउट हम बात यही कर रहे हैं कि इसके अंदर अंदर देखना है, लेकिन इसके अंदर अंदर तो चार्ज है ही यहाँ पे, तो हमें यही लेना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। तो अच्छा ये आ गया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या था, अप्लाई गॉस थ्योरम, राइट। तो अप्लाई गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम होती है हमारे पास ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्साइल नॉट। तो ई डॉट डी एस की वैल्यू इक्वेशन 1 से, दैट इज ई 4 पाई r स्क्वायर, ध्यान से देखना है। और यहाँ पे आ गया आपके पास सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से ई का आंसर निकाल लो, तो 4 पाई कैंसिल, तो ई आ गया आपके पास सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। ये आ गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं वही देख रहा हूँ कहाँ गया। इसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वैसे तो इनफैक्ट मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है, पहले ये लिख लो। अच्छा इसको हमें ना ऐसे याद नहीं रखना है, मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला आ जाए तो इसको ऐसे नहीं याद रखेंगे, थोड़ा सा इसको ना हम चेंज करेंगे। देखो कैसे, इसको बेसिकली मैं यही फॉर्म दोबारा बनाने वाला हूँ कुछ, वो कैसे, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 4 पाई और डिवाइड बाय 4 पाई कर लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा, पहले मल्टीप्लाई इसको यहाँ पे रख देते हैं 4 पाई r स्क्वायर, और 4 पाई से डिवाइड कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सही है, 4 पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई से डिवाइड। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखो 4 पाई r स्क्वायर, तो ये ऑब्वियसली एरिया हो गया, किसका एरिया हो गया, नहीं 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 नहीं, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है ना, तो स्फीयर का एरिया हो गया। तो आप इसको ये लिख सकते हो सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे ही रहने दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हो गया। ये क्यों किया, देखो सिग्मा इंटू ए क्या होता है, सिग्मा इंटू ए क्या होता है, हाँ क्यू। देखो क्या होता था, हमने लिखा था सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, ऐसे लिखते हैं ना। शायद आपने आपने कैसे याद किया है, आपने ऐसे याद किया है क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, ऐसे याद किया है आपने, यही याद किया है ना आपने, सिग्मा इंटू ए। तो एक काम करो, सिग्मा ए की जगह क्यू पुट कर दो, राइट। तो अब देखो क्या आया आंसर, जाना पहचाना आंसर आ गया, E इज इक्वल टू
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? ये हमने पहले भी किया हुआ है कूलोम्ब्स लॉ में। कूलोम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या ये एक्चुअल में कूलोम्ब्स लॉ है? फिर ये क्या बता रहा है? मतलब आप कूलोम्ब्स लॉ में भी यही फॉर्मूला लिखते हो, यहाँ पे भी। यहाँ पे जो चार्ज है ना बेटा, वो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये गलती होगी। यहाँ पे Q की वैल्यू है सिग्मा इंटू ए। मतलब आपको अगर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में एक स्फीयर का आपको एरिया दिया गया होगा और सिग्मा दिया गया होगा, और आपको Q निकालना पड़ेगा। मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा एक, ठीक है? तो Q निकालने के लिए पहले आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, सिग्मा इंटू ए करना पड़ेगा, तब उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे, फिर उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिस डिस्टेंस पे आपको पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वाला डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये सेम भी है और डिफरेंट भी है, याद करने के लिए बड़ा इजी है कि वही सेम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला बन गया, लेकिन थोड़ा अलग है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको दो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लो आपको आ जाए Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, और जहां पे आपको पता करना है, जिस पॉइंट पे पता करना है वो 3 मीटर पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, ऐसे ही आ जाएगा। या वो आपको कहेगा, जैसे ये मान लो क्या है, पॉइंट चार्ज, या फिर वो आपको कहेगा, या आपको कहेगा कि हमारे पास एक स्फीयर ऑफ चार्ज है, या चार्ज स्फीयर है, और उसका रेडियस, उसका रेडियस उसका रेडियस ध्यान से देखना, उसका रेडियस है मान लो लेट से मे बी 2 मीटर, ठीक है? और सरफेस चार्ज डेंसिटी है मान लीजिए 3 कूलम पर मीटर, ओके? और जिस डिस्टेंस पे आपको पता करना है, जिस डिस्टेंस पे आपको पता करना है वो है मान लीजिए 6 मीटर, या मे बी उससे ज़्यादा कर लेते हैं, मे बी 20 मीटर, कुछ ऐसे। अब आपको कहेगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। अब देखो, अगर आप इस दोनों को इजी वे से सोचोगे तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, ये भी ऐसे लगेगा और यहां पे भी ऐसे ही लगेगा, सेम फॉर्मूला। लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो आपको पॉइंट चार्ज की वैल्यू दे दी 2 माइक्रोकूलम, तो आप यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम पुट कर दोगे और रेडियस की वैल्यू 3 मीटर पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको पहले Q निकालने के लिए सिग्मा ए करना पड़ेगा, सिग्मा ए, और सिग्मा आपके पास गिवन है 3, और एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आपके पास है 2, मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ऐसे करके आप Q निकालोगे, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए निकालने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर क्योंकि 2 मीटर दिया हुआ है, और ये स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर यहाँ पे आएगी 20। बात आई समझ में? और अगर आपको वो क्या कर दे, मे बी आपको वो ऐसे कह दे, वो आपको कह दे कि हमारे पास चार्ज स्फीयर है, और उस चार्ज स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम है, और आपको पता करना है कि 20 मीटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना है। एक बात तो क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला लगने वाला है, ये तो हमें पता है, लेकिन कहीं आप उस टाइम पे फिर दोबारा से सिग्मा ए मत ढूंढने लग जाना कि जी हमें तो सर ने बताया था कि जब भी स्फीयर आएगा तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए लगाना है ना? क्योंकि उसने पहले कह दिया कि उस स्फीयर के पूरा चार्ज, मतलब सिग्मा ए को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल चार्ज की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम आ रही है, तो उस केस में आप डायरेक्टली 10 रख दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे 20 रख दोगे। मतलब कि ये क्रैमिंग वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है कि क्वेश्चन आपको कैसे दिया हुआ है। तो हमारे पास ये है कि स्फीयर पे टोटल चार्ज निकालना है बस। अगर उसने टोटल चार्ज दे दिया तो हम यूज कर लेंगे, अगर उसने टोटल चार्ज नहीं दिया तो हम पहले टोटल चार्ज निकालेंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? की कोई डाउट इसमें? ओके, चलो गुड। तो वी हैव गॉट दिस आंसर, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, और यहां से हमें एक चीज और क्लियर होगी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
कहां पे? आउटसाइड, आउटसाइड। ये हो गया क्लियर? इज इट ओके? ओके, तो अब सेकंड करते हैं। तो मैंने आपको कहा था हम पहले आउटसाइड निकालेंगे फिर ऑन द सरफेस निकालेंगे। बहुत इजी है। ऑन द सरफेस के लिए ये सारा करेंगे नहीं। क्या करेंगे ऑन द सरफेस के लिए? देखो हमने आर निकाल लिया था ना, इस आर को छोटा कर दो, इस आर को, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, काइंड ऑफ एन इमेजिनरी सरफेस। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें ये गॉसियन सरफेस बड़ा करना है कि छोटा करना है। हम इसको छोटा कर देते हैं। कितना छोटा कर देते हैं? इतना ही कर देते हैं, इसके ऊपर ही कर देते हैं। मतलब गॉसियन सरफेस इसके ऊपर ही है, यही है गॉसियन सरफेस। तो ऐसे केस में स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर। तो हम इस फॉर्मूले में बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट, राइट। तो हम कैसे करने वाले हैं? तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो आप, इफ पॉइंट P इज ऑन द surface of sphere, that is r is equal to small r is equal to capital R। तो इक्वेशन नंबर 1 2 लिखा था हमने, तो इसको 3 लिख दो। तो हम करके यहाँ पे लिखेंगे therefore इक्वेशन 3 becomes, तो हमारे पास आंसर बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इजी। बस आपको ना ये जितनी बारी मैं करवा रहा हूँ, देखो मेरे दिमाग में हर बार एक चीज, पता नहीं करवाते करवाते भी मेरे दिमाग में आती है कि यार क्यू याद रखना है मुझे, कि ये क्यू पॉइंट चार्ज नहीं है, ये सिग्मा ए है। मैं लिख रहा हूँ क्यू, लेकिन मेरे दिमाग में वहां पे सिग्मा ए चल रहा है, सिग्मा ए अपॉन, राइट। तो यहाँ याद रखना कि क्यू की वैल्यू हमेशा सिग्मा ए होता है। ओके। अच्छा, मुझे एक और यहाँ से बात याद आई। कई बार आपको एमसीक्यू में क्या कैसे ये क्वेश्चन आता है कि बताओ, कहता है ऑन द सरफेस कितनी वैल्यू है, और ये वाला ना फॉर्मूला दिया ही नहीं होता एमसीक्यू में। पता क्यों? एक काम करते हैं, सिग्मा क्यू की वैल्यू डालो साइड में, यहाँ पे नोट कर रहे हैं एक चीज, वो क्या, अगर हम क्यू की वैल्यू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना आ जाएगा? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो देखो एमसीक्यू में आपको ये वैल्यू आएगी, ये आएगी। तो आप कहीं ये मत ढूंढते रह जाना कि यार यही तो हमें मिल ही नहीं रहा कहीं पे ऑप्शन में, राइट। क्योंकि सिग्मा ए डाला, सिग्मा ए की वैल्यू डाली, तो आंसर ये बन गया। ऑल्दो फॉर्मूला न्यूमेरिकली हम यही यूज करते हैं, लेकिन एमसीक्यू में कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए करते हैं वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन, राइट। चलो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें ई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ध्यान से सोचो, ई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी इन दिस केस, क्योंकि बेटा रेडियस चेंज नहीं हो रहा। एक सफियर का रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो इसका आउटकम तो देखो क्या आ रहा है, ये चीज दोनों सेम ही है ना, है ना। तो अगर आप कैंसिल आउट करो तो ये बन जाता है। तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर ए गिवन रेडियस। अगर आपको एक स्फीयर दे दिया तो उसका रेडियस फिक्स हो गया। अगर रेडियस फिक्स हो गया तो वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब बढ़ेगी कि कम होगी। तो आपने कहां पे पता करना है? उसके सरफेस पे। तो अगर सरफेस पे पता करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी? क्योंकि क्योंकि ये पॉइंट तो चेंज ही नहीं हो रहा। ये पॉइंट चेंज हो सकता है, ये पॉइंट यहां पे भी जा सकता है, ये पॉइंट यहां पे भी जा सकता है, ये वाला पॉइंट यहां पे भी आ सकता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट आउटसाइड है। आर यू गेटिंग? ये सारे पॉइंट आउटसाइड है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आउटसाइड है, दूर चला गया, यहाँ पे आउटसाइड है, थोड़ा पास आ गया, यहाँ पे ये भी आउटसाइड है लेकिन थोड़ा और पास आ गया।
लेकिन जब वो सरफेस पे आ गया तो अब कहाँ जाऊं मैं, यहां से क्या कर सकता हूं, यहां चला जाऊंगा, यहां चला जाऊंगा, क्योंकि यही सारे सरफेस हैं। तो जहां पे मर्जी चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही रहेगी, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्यू अपॉन 4πε0r², राइट। तो यहाँ पे सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चेंज ही नहीं होगी, ना आप इससे आगे जा सकते हो, अगर आप इससे बाहर जाते हो तो वो ऑन द सरफेस वाली कंडीशन खत्म हो गई, अगर आप इससे अंदर जाते हो तब भी ऑन द सरफेस वाली कंडीशन खत्म होगी। ऑन द सरफेस वाली कंडीशन सिर्फ सरफेस के ऊपर ही है, और इस सरफेस के ऊपर कोई कोई भी डॉट लगा लो, कोई भी डॉट लगा लो, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। इज इट ओके? तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट ऑन सरफेस, सरफेस पे ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। डन? ठीक है, जाग रहे हो पक्का? ऐसे तो नहीं है सिर्फ आंखें ही खुली हुई हैं, सोए पड़े हो? अब देखो, नहीं 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 नहीं, मुझे लग नहीं रहा है, मतलब एक दो बंदे हैं मुझे लग रहा है जाग रहे हैं। जाग रहे हैं? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कल आया नहीं था? हाँ नहीं नहीं, वो बताने दे। हाँ, प्रैक्टिस कैसे, बास्केटबॉल? हाँ, डेक्लेमेशन सेना सुबह नहीं आया? चलो, थोड़ा दवाई दवाई खा के आ जाएगा यार। इनका ये देखो, इनका कभी हेडेक होता ही नहीं है, पता नहीं, ये पढ़ते ही नहीं है, इनका हेडेक ही नहीं होता। नहीं होता ना हेडेक, पढ़ते हो? ओके, लास्ट। इफ पॉइंट P lies inside Gaussian surface, 10th वाले जो 11th में आए हैं बच्चे, उनके तो नंबर ही बहुत आए हैं, 97, 96। हाँ, क्या क्या ऐसे ही बोलते होते हैं हर बार। हाँ हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो खुद इतना होशियार नहीं है, सिर्फ ये टीचर्स की मेहरबानी हो गई है। ओके, ठीक है, चलो मान लेते हैं। चलो हो गए, फ्रेश हो गए, आ जाओ वापस, बस फ्रेश करना था थोड़ा सा। ओए कीरत चल, बस इधर देखो। ओके, इफ द पॉइंट P लाइज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जब P पॉइंट अंदर चला जाएगा बेटा इस पॉइंट पे, तो मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? पॉइंट P लाइज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो काम करते हैं, जब यहाँ पे पॉइंट P चला गया, ठीक है, तो सबसे पहले याद है आपको, हम वो गॉसियन सरफेस बनाते थे, है ना? तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना देते हैं, ये देखो। अब आप मुझे बताओ, ये गॉसियन सरफेस बन गई, तो उसके बाद हम क्या करते थे, हम ई डॉट डी एस निकालते थे, है ना? फिर हम क्यू की वैल्यू निकालते थे, है ना? चलो सारा काम ना एक बार सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमने ई डॉट डी एस निकाल लिया, जो भी था कुछ भी आ गया, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं निकालना था क्यू पॉन एप्साइल नॉट। यहाँ पे मुझे बताओ क्यू क्या होता है? पूरा बोलना है, आधा मत बोलना। क्यू क्या होता है? टोटल नहीं, ये अभी इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, आगे बोलो, इनसाइड द, आपके पास ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर ये चार्ज कितना इनक्लोज है? नहीं है, तो क्यू की वैल्यू जीरो होगी, राइट, इसलिए ई की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर कोई, क्योंकि हॉलो था तो चार्ज तो बाहर रह गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर क्यू इक्वल्स टू जीरो एज नो चार्ज इज इनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, यहाँ पे ना S3 बोल देना, गॉसियन सरफेस S3, इसको S3 बोल देते हैं बेटा, इसको S1 बोल देते हैं, और इस पे जो गॉसियन सरफेस बनाया था उसका नाम S2 बोल देते हैं।
ठीक है, तो हमें याद रहेगा कि हम कौन से गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं इस टाइम पे, तो हम S3 की बात कर रहे हैं। डन। ओके, तो क्योंकि Q की वैल्यू 0 आ गई, देयरफॉर E डॉट ds equals to 0, therefore E equals to 0. So no electric field is present inside Gaussian surface. No electric field is present inside, तो E की वैल्यू 0 आ गई, राइट। अब बनेगा इसका ग्राफ, राइट। तो इसके बाद आप करिए, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है E वर्सेस R, ठीक है, फॉर अ चार्ज स्फीयर, चार्ज हॉलो स्फीयर। आपने किया होगा शायद, बना सकते हो। ओके, लेट्स सी। ये है E और ये है R। हाँ जी, कैसे बनेगा? कैसे? ऐसे, ऐसे, फिर आगे, बस। वाह क्या बात है, मतलब ये ग्राफ ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज एज आर इंक्रीजेस। ये तो कभी भी ट्रू नहीं होता। नहीं नहीं, तीनों केस करने हैं हमें, आउटसाइड पे एक ही में बनाएंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मान लो ये हमारे पास है इनसाइड, ये हमारे पास है ऑन सरफेस, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, और ये हमारे पास है आउटसाइड। अब बताओ कहां से? ऐसे? श्योर? ऐसे पहले कैसे जाएगा? यहाँ कहाँ पे जाएगा? जीरो यहाँ से? हाँ हाँ हाँ, गुड, ऐसे जाएगा। कहाँ से देख रहे हो? गुड गुड गुड, बिल्कुल ऐसे जाएगा। बिल्कुल, देखो बेटा, इनसाइड पे 0 है ना, हमने कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है इनसाइड पे 0 है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि ऑन द सरफेस कांस्टेंट है, ऑन द सरफेस कांस्टेंट है, राइट। तो एक्चुअली में ना ये ग्राफ कुछ भी नहीं है, ये वाली लाइन तो वैसे ही हमने ड्रॉ कर दी, एक्चुअल में सिर्फ ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये वाला पॉइंट, राइट। और उसके बाद ये वाले पॉइंट पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते थे, लेकिन हमने ये सिर्फ शो कर दिया कि ये, और ये ग्राफ एक्चुअल में वैसे कभी 0 टच नहीं करेगा, लेकिन ये ऐसे जाता जाएगा लाइक दिस। डन। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत बार ये ग्राफ पूछा जाता है आपको। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे E की वैल्यू होगी 0, राइट। ठीक है, तो हमने सारे केसेस यहाँ पे डिस्कस कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या क्या आते हैं। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, इसके थोड़े से एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल देखने से पहले मैं चलो वो कल करवाता हूँ। कल ना हम एक काम करेंगे, कल हम सारी इक्वेशंस मैं हर बार ही हम करवाते होते हैं, चैप्टर 1 की सारी इक्वेशंस दोबारा से लिखेंगे, ताकि आपके पास एक नोट्स बन जाए। शुरू से लेके कुलम्ब्स लॉ 4 से लेके अब तक जितनी भी हमारे पास मेन फार्मूलेज हैं, हम उसकी एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। वो हम कल करते हैं। आज हम एक आधा न्यूमेरिकल कर लेंगे इसका जो आएगा। तो ओके, ठीक है, चलो ये वाला तो इजी वन है, ये आप मुझे लग रहा है जल्दी कर लोगे। हमारे पास 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, ये है हमारे पास, और ओके, और these are parallel and close to each other, are parallel and close। इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, मुझे लग रहा है आप स्मार्ट ज़्यादा हो, आप फटाफट निकाल लोगे। On their inner faces the plates have surface charge density on inner
surfaces, they have surface charge densities, surface charge density of opposite signs and equal, oops, of opposite signs and of magnitude 17.7 into 10 raised to power minus 22 coulomb per meter square. What is the electric field intensity? What is electric field intensity in the outer region, in the outer region of first plate, in outer region of फर्स्ट प्लेट, एक ये निकालना है, एंड बिटवीन द प्लेट्स. चलो ये करो क्वेश्चन. हाँ जी, हाँ जी, कैसे करोगे? Two large thin metal plates parallel and close to each other. Inner surface has surface charge density of opposite signs and of magnitude so and so. इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आउटसाइड रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट. पहले समझ में आया ये हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? सेकंड वाला कल किया था, याद करो. हाँ, जहाँ पे हमारे पास दो प्लेट थी और दोनों में साइंस ऑपोजिट थे, ठीक है ना. तो हमारे पास दो प्लेट्स थी और दोनों में साइंस ऑपोजिट थे, पॉजिटिव नेगेटिव. तो ऐसा केस में याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आती है और कहाँ पे नहीं आती है. हाँ, याद है आपको ये कैपेसिटर वाला केस होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है बाहर नहीं आती. तो पहली बात समझ में आ गई कि आउटसाइड आप कहीं पे भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगी. तो पहले का आंसर देखो, उसने कहा कि हमारे पास सरफेस है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑपोजिट साइन, तो हमने ऑपोजिट बना दिए. मैग्नीट्यूड कितना है? इतना. तो 17.7 10 रेज़ टू पावर माइनस 22, 17.7 10 टू पावर माइनस 22 किसकी वैल्यू? सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो उसने कहा कि आउटर रीजन में कितना होगा, तो आउटर रीजन में होगा ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो. कल हमने यही किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आंसर कल निकाला था कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होते थे. अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड दोनों डेंसिटी सेम है तो आउटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा. इनसाइड में कितना मिलेगा? इनसाइड पे हाँ, नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला. तो कैसे याद रखना है आपको? ये याद रखना है कि एक प्लेट के कारण कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी? सिग्मा अपॉन, कल हमने किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. कल आप पढ़ के नहीं है, मैंने कहा था ये थोड़ा सा कर लेना. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो प्लेट के कारण होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. कल हमने कुछ ऐसे लिखा था, तो आपके पास आंसर बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो एक प्लेट के कारण ये होती है, लेकिन दो प्लेट के कारण इन साइड पे इतनी वैल्यू आती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो आंसर बन गया आराम से. तो हमारे पास आंसर यहाँ पे बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 17.7 10 रेज़ टू पावर माइनस 22. आना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये वाली वैल्यू. सो हाँ 8 है ना, तो 8 2 ज़ार 16, ठीक है. 8.8 है, ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आ जाएगा. 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना? माइनस 10. हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, नो प्रॉब्लम, कुछ भी एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका. तो यूनिट्स यूनिट्स
एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, यहाँ निकाल लो। एफ ओवर क्यू लिख क्या रहे हो? हाँ तो बस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है हमें, जरूरी थोड़ी है कि इस फॉर्मूले से निकालना है। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, यहाँ पे लिखना नहीं हमने। डन, ठीक है, तो प्राउड बेटा इसमें। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो फिर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, ये सीबीएसई में आया हुआ है ये। हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज वायर है ऐसे, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा, लीनियर चार्ज, अरे दुखड़े बाद में रो लेना, पहले ये सॉल्व तो कर लो, लिखो ना कॉपी में। लैम्डा, an electron is revolving around the wire at as its center with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire। अच्छा एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट द वायर, अराउंड द वायर, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन है आपके पास। कैसे करोगे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी गलती आपने कर दी पहले स्टेप में, क्या थी मैंने आपको बताया भी था। यस, पहला स्टेप आप वर्क डन क्यों कह रहे हैं, उसने कहा है वर्क डन निकालने की। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड, हाँ ठीक है, नाइस नाइस। वैसे इसमें नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, आपका आइडिया गुड था, क्योंकि कई बार जब हम काइनेटिक एनर्जी में पूछा जाता है तो वो वर्क डन नहीं होता है, वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो उस बेसिस पे ठीक है। लेकिन आपको एक और बात बताता हूँ, पहली बात तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हाफ एम बी स्क्वायर निकालेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर है ना। आपको कुछ वैल्यूज गिवन है इसमें, जैसे कि आपको मास गिवन है, इसका मास m है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर बता दूं, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है v। आपको पता है v और ओमेगा में क्या डिफरेंस होता है? v होता है, क्या होता है? और, हाँ, घूमने वाली वेलोसिटी, और घूमने वाली में आप, जैसे ये घूमने वाली वेलोसिटी है, इसको आप ओमेगा बोलते हो, लेकिन अगर आप घूमने वाले में v भी देखना चाहते हो तो आपको v भी मिल जाएगा, वो होता है टेंजेंशियल वाली वेलोसिटी। जनरली हम यहाँ पे ओमेगा यूज करते हैं जब घूमने वाली वेलोसिटी होती है, लेकिन अगर टेंजेंशियल देखनी हो तो हम उसको v बोल देते हैं। उसने बस ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो v है, हमें ये सिर्फ दिमाग में रखना है कि अच्छा ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है, ऑल्दो इसका कोई यहाँ पे आंसर में डिफरेंस नहीं आने वाला कि आपको ये पता है कि नहीं पता है टेंजेंशियल वाला, छोड़ दो केस। बात ये है कि हमें हाफ एम बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है, एक बात तो ये आ गई। अच्छा अब इसमें हाफ एम बी स्क्वायर, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें v की वैल्यू नहीं पता, मतलब हमें v का एक्सप्रेशन निकालना है, किसमें निकालेंगे? तो ये क्या क्या बना रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसके पास लैम्डा है, तो आंसर में आपका ई लैम्डा आना चाहिए कहीं। मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या एक्सप्रेशन, आपको आपके पास ये आ गया हाफ एम बी स्क्वायर। ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में बताता हूँ। हाफ एम बी स्क्वायर, आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं पता, तो अगर आपसे पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाओ, तो आप कह दोगे हाफ एम बी स्क्वायर, तो मैं आपको कहूंगा कि आप गलत बना रहे हो, क्योंकि अगर आप हाफ एम बी स्क्वायर बना रहे हो तो v की वैल्यू तो पता ही नहीं है। अगर मैं किसी को आपका ये एक्सप्रेशन दे दूंगा तो उसका वो आंसर कैसे निकालेगा, जब v की वेलोसिटी हमें पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की कितनी है। तो मेरे से आगे बंदा पूछेगा कि सर हमें पता क्या है, तो मैं कहूंगा जी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपको लैम्डा पता है, लेकिन आपको वेलोसिटी नहीं पता।
तो उसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला एक्सप्रेशन आप ऐसे मत दो किसी को, आप v की वैल्यू निकाल के बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रही हो। ये कैसे हो सकता है, v की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रही हो, ये कैसे हो सकता है? तो आपको कुछ और मुझे बताना पड़ेगा सो दैट v का रिलेशन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन जाए। कैसे? अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना, मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन कोई नजर आए जिसमें कोई बॉडी रोटेट हो रही हो, दिमाग में एक फॉर्मूला हमेशा लेके आओ ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई बॉडी किसी के अबाउट रोटेट हो रही हो ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिमाग में पहले आना ही चाहिए आपका, पता नहीं लगे ना लगे 97-98% सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर यूज होता है। हम भी करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, उससे नेक्स्ट चैप्टर, उससे नेक्स्ट चैप्टर, सभी में करेंगे। जहां पे हम रोटेशन की बात करेंगे वहां पे हम कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज करेंगे। मैं फोर्स क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, कुछ बातें होती है ना, हमने कुछ किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का रिलेशन। तो सुनो, मैं मतलब मैं एज अ स्टूडेंट सोच रहा हूँ मैं क्या करूंगा। मैं कहूंगा यार मुझे वी निकालना है, वी निकालने के लिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है इसके अबाउट, तो अगर वो रोटेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे दो चीजें इक्वल होंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कौन सी, इसकी जो घूमने, वैसे मैं उल्टा बोलता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। एक मिनट, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सुन लो। जैसे अर्थ सन के अबाउट रोटेट कर रही है, राइट? तो आप मुझे बताओ, अब लास्ट है ये वाली चीज है, पूरा फोकस करना। आप मुझे बताओ अगर सन के अबाउट अर्थ रोटेट करती है तो कौन सी दो फोर्सेस को आप इक्वल करते हो? कौन सी दो फोर्सेस को इक्वल करते हो? एक फोर्स बाहर जा रही है, एक फोर्स अंदर आ रही है, और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, तभी ये अर्थ यहीं पे घूमी जा रही है। अगर ये फोर्स ज्यादा होती तो अर्थ बाहर निकल जाती, अगर ये सन ज्यादा खींचता तो अर्थ सन की तरफ चले जाती। अर्थ अपने ऑर्बिट में लगातार रोटेट कर रही है, इसका मतलब दो फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं। कौन सी दो फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं? एक तो अंदर को ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ठीक है, ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। बाहर वाली फोर्स का नाम क्या बोलोगे, जो उसकी वेलोसिटी के कारण आ रही है, बाहर को जा रहा है, कौन सी होती है वो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पढ़ा है आपने? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल तो पढ़ा है ना, सेंट्रीपिटल का रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आएगा आगे जाके। एक तो आपने कह दिया अंदर को खींच रहा है, ये बाहर को कौन लेके जा रहा है? हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं, क्या है, बोलो कुछ तो बोलो। एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर, सुना है कि नहीं? कुछ भी नहीं सुना? ओ यार, हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुना नहीं आपने ये वाला, एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर सुना होगा? तो 11th करके ही आए हो ना, पक्का? यार ये क्या कर रहे हो आप, कम से कम ये तो मत दिलाओ कि आपने सुना भी नहीं, सच्ची नहीं सुना। ये सुन लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाली फोर्स होती है बाहर की तरफ जा रही है वेलोसिटी के कारण, और ग्रेविटेशन अंदर के कारण अर्थ अपनी जगह पे रोटेट इसीलिए कर पा रही है क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हो रही है। ये चीज हर एक रोटेशन में ट्रू होती है। जो अगर ये वाली वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, अगर अर्थ की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अर्थ बाहर को निकल जाएगी और अपने ऑर्बिट को छोड़ देगी। अगर सन ज्यादा ग्रेविटेशन लगाना शुरू कर दे तो अर्थ सन की तरफ जाना शुरू कर देगी। ये ग्रेविटेशन और वेलोसिटी आपस में बैलेंस हुए पड़े हैं, इसीलिए अर्थ अपने ऑर्बिट पे रोटेट कर रही है। एंड दिस कंसेप्ट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, राइट? ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है ऐसे, तो फिर इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं चला गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट भी कर रहा है। तो रोटेशन पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर को जाने की कोशिश कर रहा है। जब आप छोटे हुए, आप एक पत्थर अपने हाथ पे बांध लो, साथ में वो थ्रेड बांध दो, तो ऐसे उसको दो से ऐसे रोटेट करो, तो क्या होता था उस टाइम पे? वो जो पत्थर होता था, अगर वो धागा कहीं टूट जाए तो पत्थर बाहर को जाने की कोशिश करता था, राइट? तो आप, अच्छा, अब आप इसको लगातार रोटेट कर रहे हो तो हो क्या रहा है? उसकी जो बाहर बाहर जाने वाली फोर्स है वेलोसिटी के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज बैलेंस्ड बाय द थ्रेड फोर्स, जिसको आप टेंशन बोलते थे। तो थ्रेड उसको अंदर को खींच रहा है, वेलोसिटी इसको कह रही है रोटेशन करने के कारण बाहर को जा,
और क्योंकि वो थ्रेड उसको और थ्रेड की फोर्स ने उसको बैलेंस कर दिया, तो जितनी थ्रेड अंदर को फोर्स लगा रहा है उतना ही पत्थर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो थ्रेड, तो वो जो पत्थर है वो लगातार अपने ऑर्बिट पे रोटेट करता जा रहा है। अगर ये सारा कुछ समझ में आ गया, अपने दिमाग में बस एक चीज डाल दो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल कौन बनाता है? सेंट्रीपिटल बनाता है जो अंदर को खींच रहा है। सेंट्रीफ्यूगल कौन बनाता है? जो उसकी वेलोसिटी होती है, रोटेशनल वेलोसिटी होती है। रोटेशनल वेलोसिटी के कारण बाहर जाएगा और कोई भी सेंट्रीपिटल है वो उसको अंदर खींचने की कोशिश करेगी। अब मुझे बताओ यहाँ पे अंदर वाली फोर्स का नाम क्या है और बाहर वाली फोर्स का नाम क्या है? उसका नाम, वेरी नाइस, चलो ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। आप कह रहे हो इसका नाम है सेंट्रीपिटल और इसका नाम बोल देते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल। अब मुझे बताओ सेंट्रीपिटल कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सोच के बताना, गलती मत करना भी। सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल यहाँ पे जो ग्रेविटेशन था, यहाँ पे सेंट्रीपिटल कौन काम कर रहा है? अंदर को क्यों जा रहा है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है। याद करो याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैसे लग रही है? बाहर को। तो इलेक्ट्रॉन किधर को जाएगा? अंदर को। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगा रही है? नो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स? तो अंदर को जो बेटा फोर्स लग रही है वो QE लग रही है। यहां पे हम QE लिख देंगे, ये है फोर्स अंदर को। और बाहर को फोर्स कितनी लग रही है? ये कभी चेंज नहीं होगी, इतनी ही हमेशा लगेगी, mv²/r। तो आपके पास दो रिलेशन बने, यहाँ पे QE और यहाँ पे। अब देखो कितना इजी हो गया। क्या रह गया? यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकाल दो। समझ आई बात? ओके, अब देखो क्या कर रहे हैं हम। तो आपके पास ये और ये चीज ऐसी है, आपको आपको पता नहीं, शायद अभी डिफिकल्ट लग रही होगी। ये चीज इतनी आसान और इतनी मजेदार है ना, जब भी कोई रोटेशन वाला क्वेश्चन आया जिसमें आपको फोर्स यूज करनी है, हमेशा यही फॉर्मूले लगेंगे। बस हर बार चेंज ये होगा, ये तो वही रहेगा। यहाँ पे कभी ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, कभी फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा, कभी ये जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। बस फोर्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे नहीं चेंज होगा कुछ भी। राइट? अच्छा, Q इक्वल टू mv²/r। राइट? अब ये Q कितना होता है? हमारे पास तो लाइन चार्ज है, तो पॉइंट तो है नहीं, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा 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 लेमडा। Q इज इक्वल टू लेमडा लेमडा एल। लेमडा एल यही होता है, Q इज इक्वल टू लेमडा एल। तो Q की जगह डाल दो लेमडा एल। अच्छा, ये जो लाइन चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाती है निका? ऐसे नहीं, मैं मतलब वो अचानक से ही मुझे पता लगेगा कि क्या हो रहा है, दिमाग कहाँ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, लाइन चार्ज में कितना होता है? कल हमने किया था, बैक साइड देखो, बताओ फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी को याद हो? लैम्डा अपॉन कितना? 2πε0r। लैम्डा अपॉन 2π, तो यहां पे लिख दो लैम्डा अपॉन 2πε0r। इज इट ओके? तो ये यहां पे लिखो, ये यहां पे लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो। वहां से मुझे v² का आंसर बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा?